नमस्कार। आप सभी ने म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना होगा और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में एक स्टैटिक्स, एक डेटा कि 31 मार्च 2021 को हमारे देश के सभी लोगों ने मिला के टोटल म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, एज पर एमफी डेटा 32.36 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है हमारे पूरे देश के लोगों का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज ऑन दिस मार्च 21। क्या आप जानते हैं मार्च 2010 में यही टोटल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में था तकरीबन 7 लाख करोड़ के आसपास। इसका मतलब पिछले 10-11 सालों में हमारे देश के लोगों ने म्यूचुअल फंड में तकरीबन 4.5 से 5 गुना पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है। इतना सारा पैसा इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी आप में से कुछ लोग म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको उसका इम्पैक्ट अपने रिटर्न्स में, अपने पोर्टफोलियो में लेना होता है। तो आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 5 ऐसी गलतियां अगर जिन्हें आप अवॉइड करेंगे तो एक आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, कम रिस्क कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए राजेश शर्मा और आपका स्वागत है फिनवर्ल्ड में। तो चलिए पहली गलती की तरफ मूव करते हैं, पहले फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। ऐसा पॉसिबल है आप में से अधिकतर लोगों ने ये नाम ही नहीं सुना होगा कि डायरेक्ट क्या होता है, रेगुलर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, ये टी शर्ट किसी फैक्ट्री में बनता है, वहाँ फैक्ट्री से उसके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से जो नियर बाय शॉप्स हैं वहाँ आता है और वो शॉप से अल्टीमेटली वो आपके पास आता है। अगर ये टी शर्ट 100 रुपीज़ का बना है फैक्ट्री में, तो ऐसा पॉसिबल है कि 100 रुपीज़ का फैक्ट्री ने बना के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपीज़ में बेच दिया हो, डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 रुपीज़ उसमें अपना कमीशन ऐड किया हो, 2 रुपीज़ कमीशन ऐड करने लोकल शॉप ने 1 रुपीज़ का उसमें अपना मार्जिन ऐड किया हो, तो हो सकता है 103 रुपये का ये टी शर्ट आपको पड़ेगा। ये जो 2 लोग हैं बीच में जो अपना कमीशन ऐड करते हैं, इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, और जो फैक्ट्री है वहाँ उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरर की, जहाँ माल बनता है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कि ये सेम टी शर्ट आप अगर समझते हैं कपड़े की क्वालिटी के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में, अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ तो क्या आप प्रेफर नहीं करेंगे कि सेम टी शर्ट 100 रुपीज़ में इजीली आप डायरेक्टली फैक्ट्री से खरीद लें इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर? इसमें आप क्या फ़ायदा होगा कि आप 3 रुपये कमीशन बचा पाएंगे जो कि आप बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे। दोस्तों, जिस कमीशन की मैं बात कर रहा था, सेम कमीशन, सेम स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट करता है। जो कमीशन आप इस टी शर्ट खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को देकर आए थे, सिमिलर टाइप का कमीशन आप म्यूचुअल फंड में भी अपनी स्कीम, अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हो। समझते हैं ये जरा कैसे काम करता है। एक है एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड बनाती है, जो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स निकालती है, जिसके फाइनल प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं। और उस स्कीम को बेचने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं बीच में, वो आपको स्कीम म्यूचुअल फंड की बेचते हैं। जैसे ही आप लोग उस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, समझ लीजिए आपने कुछ अपना कमीशन उस डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ आपको पता नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो आप 1000 रुपये ही देंगे। ये आपको पता नहीं चलेगा कि उसका कमीशन कितना इस 1000 रुपये में से बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन वो कमीशन उस डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा होता है। सर, ये कमीशन कितना होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर को जाता होगा? देखिए दोस्तों, जैसे आप समझते हैं म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर, आप और हम जैसे बहुत सारे लोग मिलकर एक पूल बनाते हैं, उस पूल को फर्दर एएमसी इन्वेस्ट करती है और उस पूल में से ही कुछ पार्ट उठा के डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दे दिया जाता है। ये कमीशन दोस्तों 50 पैसे से लेके 2%, 2.5%, 3% तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का स्कीम है, कौन एएमसी है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। जैसे मान लीजिए आज ABC करके कोई कंपनी आती है, अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है अपने देश में। आप में से अधिकतर लोग ABC के बारे में नाम ही नहीं सुना होगा, आप उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो ABC वाले क्या करेंगे, अपना म्यूचुअल फंड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर लेंगे और कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को कि मैं तुम्हें 3% कमीशन दूंगा अगर तुम मेरा म्यूचुअल फंड स्कीम बेचोगे। तो अब इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर उस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करेगा और अपना कमीशन बनाएगा, उस एएमसी का फ़ायदा हो जाएगा। इस पूरे गेम में फंसेगा कौन? यू।
बिकॉज आपको नहीं पता रेगुलर क्या है, डायरेक्ट क्या है, और इसी चक्कर, इसी झांसे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड में भी कमीशन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको पहचाने कैसे कि कौन सा कमीशन का है, कौन सा नॉन कमीशन का है। दोस्तों, सेबी ने सभी एएमसीज को डायरेक्ट किया हुआ है कि जो भी वो स्कीम्स निकालेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो स्कीम दो वेरिएंट में आएंगी, दो तरह से आएंगी। पहला स्कीम रहेगा डायरेक्ट स्कीम। डायरेक्ट का मतलब जहां एएमसी डायरेक्टली आपको वो इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रही है, बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं है, बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई कमीशनबाजी नहीं रहेगी। दूसरा है जहां पर बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक एएमसी होती है। एएमसी पहले डिस्ट्रीब्यूटर को स्कीम देती है और डिस्ट्रीब्यूटर फाइनली वो आपको स्कीम लेकर आता है। तो ये क्या रहता है, रेगुलर। अब रही बात पहचानने की, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करें, तो जैसे इस स्कीम का नाम है, मान लीजिए पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, उसका नाम अभी पराग पारिक फ्लेक्सी फंड हो गया है, तो उस स्कीम के नाम के बाद एक डायरेक्ट वर्ड जुड़ा रहेगा, DIRECT, डायरेक्ट। और जैसे ही ये ना ये पर्टिकुलर वर्ड आपको देखे किसी भी स्कीम के साथ, तो समझ जाइए ये वही स्कीम है जो बिना कमीशनबाजी की है, बिना इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली एएमसी से उस स्कीम को खरीद रहे हैं। और जहां आपको ये नाम नहीं दिखता है, तो आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि वो रेगुलर स्कीम है, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसके पीछे इन्वॉल्व है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों कौन हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक के थ्रू लिया है, SBI के, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, व्हाटएवर जो भी बैंक है आपका, तो ध्यान रखिए वो बैंक जब आपको स्कीम देता है, तो SBI म्यूचुअल फंड की अगर स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं और SBI बैंक के थ्रू करते हैं, तो SBI बैंक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, SBI बैंक कमीशनबाजी करता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सिस बैंक के थ्रू कर जाते हैं, तो एक्सिस बैंक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट है, वो कुछ कमीशन उसमें से लेता है। कमीशन की बात समझ में आई, डायरेक्ट रेगुलर की बात समझ में आई। अब समझते हैं कितना कमीशन होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये दोस्तों कमीशन वेरी करता है स्कीम टू स्कीम, एएमसी टू एएमसी और डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे कि ये कमीशन हो सकता है 10 पैसे से लेके 2%, 2.5%, 3% तक जा सकता है। सर ये तो बहुत छोटा कमीशन है, 50 पैसे, आधा 1% तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक कह रहे हैं, ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है। और जैसे कि मैं जानता हूँ आप सभी लोग स्मार्ट लोग हैं, आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समय के साथ धीरे 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 अपना एक विकराल रूप धारण करते जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। सेम चीज़ होती है दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में, कि जो छोटा सा कमीशन का पार्ट है, 1%, 1.5%, 2%, ये समय के साथ धीरे धीरे एक्सपेंस नहीं बढ़ता, हो सकता है बढ़ भी जाए, नो बडीज नो, बट जो अगर आप इस एक्सपेंस को सेव कर लेंगे और उसको फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, सोचिए 20 साल 30 साल में ये अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा। बहुत पावरफुल टूल है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग के साथ इसका इम्पैक्ट भी आता है। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ अभी, जहाँ मैं आपको कुछ स्कीम्स के डायरेक्ट में और रेगुलर में कुछ डिफरेंसेस दिखाऊंगा। दोस्तों डिफरेंसेस अल्टीमेट कहाँ से आते हैं, कमीशन से, कि डायरेक्ट में कोई कमीशन होता नहीं है, रेगुलर में कमीशन होता है, और ये डिफरेंस ही अल्टीमेट रिटर्न्स में डिफरेंट क्रिएट कर देता है। आप इस चीज़ को दूसरी तरह से भी ऑब्जर्व कर पाएंगे कि डायरेक्ट जो भी प्लान होते हैं उनकी NAV थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर प्लान, इसलिए उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था, मैंने ये गूगल पे पेटीएम मनी की वेबसाइट खोली है। जस्ट मैंने गूगल पे सर्च मारा रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट, तो मुझे जो पहला लिंक मिला वो मैंने खोला। तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड का नाम लिखा हुआ है, और ये सारे वही म्यूचुअल फंड हैं जिसमें डायरेक्ट और रेगुलर में आपको जो डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए पहला म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ लिखा हुआ है ITI मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ भी आपने ऑप्शन देख लिया, नाम लिखा रहता है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो रेगुलर प्लान में खर्चा है वो 2.55% है, और डायरेक्ट प्लान में जो खर्चा है वो 0.26%, और जो डिफरेंस है दोस्तों वो 2.29% डिफरेंस है। ये डिफरेंस दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिस क्रिएट्स ए मैसिव 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 डिफरेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल 10 साल 20 साल का डेटा दिया हुआ है। आई एम श्योर शायद ये 1000 रुपये के SIP के इन्होंने कैलकुलेट किया होगा। अगर आप 1000 रुपीज़ की SIP रखते हैं, 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और आप डायरेक्ट प्लान में अगर आप जाते हैं, तो आपको 6 लाख रुपये ज़्यादा मिलेंगे। देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, नवी लार्ज कैप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, नवी बेसिकली आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर थे सचिन बंसल, उनकी कंपनी है, उन्होंने भी एक म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लिया है। तो आप देख सकते हैं उसमें तकरीबन 2.25% का डिफरेंस है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में, और ये डिफरेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 6 लाख रुपये के आसपास हो जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों, ये जनरली डिफरेंसेस
ज़्यादा डिफरेंसेस वहीं देखने को मिलते हैं जहाँ नए एएमसीज होते हैं, जहाँ वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करते हैं और उनसे कहती है कि तुम मेरा अपना माल बेचते रहो। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, आपको जैसे आदित्य बिरला का नाम सुना होगा, इसमें भी 2% का डिफरेंस है। एंड इन्वेस्को है, बीएनबी परिवास है, बीओआई है, एडलवाइस है, जो जस्ट नेम ना, सारी आपको स्कीम यहाँ, सारी ही स्कीम आपको डायरेक्ट और रेगुलर में दिखाई जाती है। और दूसरा मैं एक चीज़ और जैसा कि आपको समझा रहा था, यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहता है, डायरेक्ट स्कीम का साथ में डायरेक्ट अटैच रहेगा, और जो रेगुलर स्कीम है उसमें डायरेक्ट वर्ड नहीं रहता। सेम स्कीम्स के अंदर आप देख पा रहे हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में कितना एक्सपेंस रेशियोज का डिफरेंस, और ये डिफरेंस केवल कमीशन स्ट्रक्चर का डिफरेंस है केवल, और ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस ही आपके लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट क्रिएट कर देता है। दोस्तों इतना समझने के बाद मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि ये जो एक्सपेंस रेशियो है क्या सिग्निफिकेंस रखता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। समझिए आप 5,000 रुपये मंथली की एक SIP शुरू करते हैं, एक आपने डायरेक्ट प्लान में लगाया और एक आपने रेगुलर प्लान में लगाया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेट्स सी दोनों कितना डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। दोस्तों इस पूरे पॉइंट को डिस्कशन करने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट प्लान ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जैसे मान लीजिए मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, मेरे पास गाड़ी भी है, ड्राइविंग करना भी आता है और मुझे ड्राइविंग करना पसंद भी है, तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप अपनी गाड़ी उठाऊँगा, ड्राइव करते हुए सीधा मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। अगर वही दूसरा व्यक्ति जिसके पास गाड़ी है, ड्राइविंग करना नहीं आता, जाना दिल्ली है, तो कैसे क्या ऑप्शन है उसके बंदे के पास, वो किसी ड्राइवर को हायर करेगा या कोई टैक्सी हायर करेगा, तब वो दिल्ली पहुंचेगा। तो दोस्तों ये गलती मत कर दीजिएगा। जैसे कि टी शर्ट वाला एग्जांपल है, आपको कपड़े की समझ थी, टेक्सटाइल की समझ थी, देन ओनली आप मैन्युफैक्चरर से, फैक्ट्री से खरीद सकते थे। सेम होता है म्यूचुअल फंड में भी। अगर आपको किसी स्कीम के बारे में समझ ही नहीं है, अगर आप समझते ही नहीं कि म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, क्या आपके गोल्स हैं, तो आप डायरेक्टली उसमें खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, आपके एडवाइजर के थ्रू ही। तो अगर आप समझदार हैं, समझते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री को, अगर आप समझते हैं कि गोल्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, क्या कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो ही आप प्रेफर कीजिएगा डायरेक्ट को, अदरवाइज आप रेगुलर प्लान में भी जा सकते हैं। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप गाड़ी लेकर चलते हैं और कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। प्राइमरी गोल क्या है कि हमें उस डेस्टिनेशन पर रीच करना है, सेकेंडरी है कि हमें कैसे पहुंचना है, खुद गाड़ी चला के जाना है या फिर किसी टैक्सी वाले को हायर करना है, फिर किसी ड्राइवर के थ्रू जाना है। हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए हम उस डेस्टिनेशन तक पहुँचें, सेफली पहुँचें। ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड। दोस्तों डिविडेंड आप में से अधिकतर लोग समझते होंगे क्या होता है। जो म्यूचुअल फंड, आप और हम जैसे लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एएमसी को जो पैसा देते हैं, एएमसी क्या करते हैं दोस्तों, इस पैसे का एएमसी इस पूरे पैसे को उठा के एक पूल बना लेती है और उस पूल को धीरे धीरे इन्वेस्ट करती रहती है अलग अलग कंपनीज में, इक्विटीज मार्केट में। और ये सब कंपनी जब प्रॉफिट कमाती हैं तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने साथ भी शेयर करती हैं और वो सारा हिस्सा आ जाता है एएमसी के पास। अब एएमसी वाले आपसे पूछते हैं कि सर आपके नाम से कुछ पैसे आए हैं डिविडेंड के, क्या करो इस पैसे का, डिविडेंड का। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस डिविडेंड का क्या करना है दोस्तों। और जो ऑप्शन दिया जाता है एएमसी के द्वारा आपको इन्वेस्ट करने के समय, और इस ऑप्शन को दोस्तों कहा जाता है ग्रोथ और डिविडेंड। ग्रोथ का दूसरा नाम हो सकता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, आप इन दोनों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन चूज करना चाहेंगे दोस्तों। डिविडेंड ऑप्शन का मतलब है कि जहां से ही डिविडेंड आया एएमसी के पास, एएमसी तुरंत उठा के वो डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दे। दूसरा ऑप्शन होता है कि जैसे ही डिविडेंड आया एएमसी के पास, एएमसी वो डिविडेंड आपको नहीं देगी, बल्कि वो डिविडेंड उठा के आपके बिहाफ से ही फर्दर इन्वेस्ट कर देगी, आप ही सेम स्कीम में, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। सर दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से हमें कौन सा स्कीम चूज करना चाहिए दोस्तों। सिंस आई अंडरस्टैंड जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग अभी अपनी वर्किंग एज में हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाते हैं। इस रीजन की वजह से, और सेकेंडरी रीजन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जस्ट अमेजिंग टूल है। इन दोनों रीजन की वजह से मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा ग्रोथ ऑप्शन की तरफ जाएं, आप हमेशा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जाएं। जिससे क्या होगा, क्योंकि एनीवेज जो डिविडेंड का अमाउंट है वो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, कुछ रुपए, कुछ 1000 रुपीज़, कुछ 100 रुपीज़। अगर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो आते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ये जो अमाउंट सिग्निफिकेंट नहीं है, यही अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और ये सारा पूरा गेम इसलिए हो पाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जस्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग, नथिंग एल्स। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ग्रोथ ऑप्शन की तरफ जाएं, आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जाएं।
दोस्तों इसको पहचाने कैसे? जैसे हमने डायरेक्ट और रेगुलर को पहचाना था, तो इस ग्रोथ को और डिविडेंड को हम कैसे पहचानें? जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जैसे वहाँ पे डायरेक्ट वर्ड लिखा हुआ रहता था, सेम वे यहाँ पे लिखा रहेगा कि वो ग्रोथ ऑप्शन है, डिविडेंड ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए किसी स्कीम का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसका मतलब क्या है कि पराग पारिक की एक स्कीम है, वो डायरेक्ट स्कीम है बिना किसी कमीशन के। ग्रोथ का मतलब है कि वहाँ जो डिविडेंड आएगा वो फर्दर आपका इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर सेम स्कीम ऐसे लिखी रहती है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डिविडेंड, इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट प्लान नहीं है, उसमें कोई ना कोई कमीशन एजेंट बीच में इन्वॉल्व है और उसमें डिविडेंड आपको दिया जाएगा, डिविडेंड का फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आई होप आप समझे होंगे कि कैसे हम डिविडेंड और ग्रोथ को पहचान सकते हैं और कौन सा आपके लिए बेटर है। बिकॉज आप सभी लोग स्मार्ट लोग हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए जाने की या फिर ग्रोथ ऑप्शन चूज करने की। दोस्तों दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे समझने के बाद हम तीसरा गलती समझते हैं जो इन्वेस्टर जनरली लोग कर देते हैं, वो है हम इन्वेस्ट कैसे करें। अब जब ये पता चल गया कि सर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे ज़्यादा बेहतर है, ग्रोथ ऑप्शन हमारे ज़्यादा बेहतर है, हम कैसे इन्वेस्ट करें? हम अगर किसी के थ्रू जाएंगे तो कमीशन लेगा। तो दोस्तों सबसे बेहतर ऑप्शन है कि जिस भी, अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाइए और डायरेक्टली वहीं से इन्वेस्ट कीजिए। आप किसी थर्ड पार्टी ऐप की तरफ मत जाइए। बहुत सारे मार्केट्स में ऐप अवेलेबल हैं, जीरोधा का काइट है, ग्रो है, पेटीएम मनी है, ईटी मनी है, और बहुत सारे बेसिकली कुछ इंडिविजुअल लोग भी अवेलेबल है। जैसे आपके आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर है बेसिकली। वो कमीशन लेंगे जब आपसे इन्वेस्ट करेंगे, आपसे नहीं लेंगे, एएमसी से लेंगे अल्टीमेट। तो आप प्रेफर, अब ये जो भी थर्ड पार्टी ऐप है ये बहुत सारी सुविधाएं आपको देती है। सुविधाएं जैसे आप इंस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली आपको रिपोर्ट मिलेगी, वीकली रिपोर्ट मिलेगी आपके इन्वेस्टमेंट की, आपको दिखाया जाएगा कितना CAGR है, आपको समझाया जाएगा कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या वैल्यू है, आपके क्या गोल्स हैं, आप किस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके दो नुकसान हैं, एक तो हो सकता है कि वो आपको रेगुलर प्लान दे रहे हैं, दूसरा ऐसा पॉसिबल है कि वो अगर आपको डायरेक्ट प्लान भी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपसे डेटा ले रहे होंगे, आपका प्राइवेसी का कंसर्न रहता है। और अगर प्राइवेसी कंसर्न नहीं भी है कुछ लोगों को, तो जैसा कि एक रिसेंट न्यूज़ था, पेटीएम मनी ने रिक्वेस्ट किया था सेबी को कि वो परमिट करे एएमसीज को कुछ पार्ट पेटीएम मनी को देने के लिए, जिससे कि वो अपने पूरे खर्चे को मेंटेन कर पाए। ये कमीशन नहीं कहलाता अगर सेबी इसको परमिट कर देती, ये किसी और अदर नेम से रहता है, बट इसको कौन अल्टीमेट बियर करता? यू, बिकॉज हमारे अल्टीमेट AUM से पैसा जाने वाला था। इसलिए आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप जाइए डायरेक्टली AMC की वेबसाइट पर, वहाँ से इन्वेस्ट कीजिए। वहाँ आपको थोड़ा हो सकता है कन्वीनियंस ना मिले एज कम्पेयर टू थर्ड पार्टी ऐप। जस्ट एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे, पूरी लाइफ वो गवर्नमेंट जॉब में निकाल देते हैं, और जब वो रिटायर होते हैं फाइनली तो उनको बहुत ढेर सारा पैसा रिटायरमेंट टाइम पे मिलता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो पाया था? रीजन बीइंग कि वो कंसिस्टेंटली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहे। कभी उन्होंने देखा नहीं, कभी उनके पास कोई रिपोर्ट्स नहीं आई कि कितना पैसा था, कितना पैसा मेरा हो गया, अब मैं क्या करूंगा इस पैसे का। चुपचाप वो मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, और फाइनली जब देखते हैं लंबे समय के बाद देखते हैं बहुत ढेर सारा पैसा होता है। तो यही प्रॉब्लम आती है जब आप थर्ड पार्टी ऐप के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि आपको इतना डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर देती है। हम ज़्यादा सोचने लगते हैं कि रिटर्न अभी कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, और उसको आगे फर्दर पैसे को ग्रो नहीं होने देते, कंपाउंडिंग काम करने नहीं देते। इसलिए आई वुड प्रेफर, मैं खुद डायरेक्टली AMC की वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, और इन्वेस्ट करके एक बार भूल जाता हूँ, फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर रिपोर्ट देते नहीं है। जब रिपोर्ट देते नहीं तो मुझे याद भी नहीं रहता, और जब याद नहीं रहता तो पैसा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहता है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जितने भी लोगों से मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझसे पूछ ही लेता है कि राजेश हम SIP करें या फिर लमसम इन्वेस्ट करें। दोस्तों इसका जवाब केवल आप ही मुझे बता सकते हैं। आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपकी जो अर्निंग्स हैं, इनकम है, वो कैसी है? मंथली बेसिस पे आप अर्निंग करते हैं, साल 2 साल में एक बार आपको अर्निंग आती है? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लोग कहीं ना कहीं जॉब्स में होंगे, कहीं ना कहीं बिजनेस करते होंगे, जिनका रेगुलर इनकम है, रिकरिंग इनकम है, मंथली बेसिस पे इनकम है। तो दोस्तों इस इन्वेस्ट हम कैसे करें, इसका जवाब आपकी अर्निंग्स में ही है। जैसे आपकी अर्निंग है आप वैसे ही इन्वेस्ट करते चले जाइए, मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते रहिए। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो दोस्तों रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जस्ट अमेजिंग पावर है। आपको
धीरे धीरे इन्वेस्ट करते चले जाना। जैसे जैसे आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम ऊपर बढ़ती जाएगी, जैसे मार्केट ऊपर बढ़ जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा। लमसम करने का दोस्तों क्या नुकसान है? जैसे मान लीजिए आपने आज मार्केट का साइकिल ऐसे चल घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, किसी को नहीं पता। कोई भी अगर ऐसा क्लेम करे कि उसके पता है मार्केट डायरेक्शन, तो वो बहुत गलत है। वो केवल भगवान ही जानता है कि मार्केट डायरेक्शन क्या है। अगर आपने मार्केट में पीक पर लमसम इन्वेस्ट कर दिया, और जैसा कि मार्च 2020 में हुआ था कि क्रैश हो गया, मार्केट नीचे आ गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी फटाक से नीचे आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये नुकसान है लमसम इन्वेस्टमेंट करने में। इसलिए आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। SIP क्या करेगा, सारे मार्केट में आपको इन्वेस्ट करते जाओ और आपको एवरेज बेनिफिट मिलेगा, एवरेज कॉस्टिंग मिलेगी। और इस एवरेज कॉस्टिंग का बहुत, आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको लमसम इनकम भी आती है। जैसे हो सकता है कुछ लोगों को दिवाली पे कुछ बोनस मिलता हो, प्रमोशन टाइम पे बोनस मिलता हो, या फिर एनुअल जब इंक्रीमेंट होते हैं तो बहुत सारा बोनस मिलता है। उस बोनस का क्या किया जाए दोस्तों, उस बोनस को भी आप SIP की तरह ही इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को जनवरी में कोई बोनस मिला 12 लाख रुपए, तो मैं आपसे कहूँगा उस 12 लाख को आप 1-1 लाख रुपए मंथली बेसिस पे अगले 12 महीने के लिए बांट दीजिए। तो जो आपके SIP 5,000 रुपये की चल रही है, उसी में 1-1 लाख रुपए महीने के ऐड हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं। लेकिन लमसम इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप सभी लोग SIP करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां मंथली बेसिस पे आपका इन्वेस्ट होता रहेगा और आप मार्केट की जो मूवमेंट है उससे आप बच जाएंगे। ये सारी बातें समझने के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती है जो इन्वेस्टर लोग करते हैं, एंड आई वांट कि कोई इन्वेस्टर एटलीस्ट ये वाली गलती ना करें। क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम, लेटेस्ट जिसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो लोग क्या कंपेयर करते हैं कि कौन सी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो रिसेंटली सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। देखेंगे अरे वाह, इसने रिटर्न, इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 साल में ही 30% रिटर्न दे दिया, 40% रिटर्न दिया, 50% रिटर्न किया, और उठा के सारा पैसा उसी में इन्वेस्ट कर देंगे। दोस्तों ये गलती बहुत भारी पड़ती है। कभी भी ध्यान दीजिए कि जो रिसेंट परफॉर्मेंस है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, महीने भर का, ये मार्केट में मैटर नहीं करता, बिकॉज मार्केट में साइकिल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो रिसेंट परफॉर्मेंस को देखिए कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप हमेशा अपने गोल्स देखिए, अपने गोल्स डिफाइन कीजिए कि आपके लाइफ गोल क्या है। उस लाइफ गोल को फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट कीजिए और उस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आप फिर अपने स्कीम्स के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी स्कीम ने अभी अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो आपने सीधा उसी में उठा के पैसे इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। गोल के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है और कोशिश कीजिए जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर पाए। और दोस्तों इसी के अंदर एक सेकंड पॉइंट है जो इन्वेस्टर जनरली गलती कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अभी 6 महीने बाद एक व्हीकल खरीदना चाहता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, उस व्हीकल का पैसा उठा के क्या मैं अभी से म्यूचुअल फंड में लगाने लग जाऊं? जी नहीं दोस्तों, ये ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। क्या होगा, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। आपने आज से 6 महीने के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू कर दिया, 6 महीने बाद मार्केट कोलैप्स कर गया, क्या होगा आपके गोल का? नथिंग, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों पहला जरूरी है गोल को डिफाइन करना। गोल को डिफाइन कीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। लॉन्ग टर्म गोल जो थोड़े 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आएंगे, कोशिश कीजिए उनके लिए ही आप इक्विटी का एक्सपोजर लें। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कोशिश कीजिए एटलीस्ट इक्विटी का एक्सपोजर आपका बहुत ना रहे या फिर बहुत छोटा सा रहे, जिससे कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उससे आप बच पाएंगे। आई होप आप सभी इन्वेस्टर लोगों को समझ में आएगा कि 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको मार्केट में अवॉइड करनी चाहिए। अगर दोस्तों आप 5 ही गलतियां अवॉइड करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत अच्छे से रिटर्न कमाएंगे, अपने रिस्क को मिनिमाइज करेंगे और अपना पोर्टफोलियो को बहुत बड़े लेवल तक लेकर जाएंगे। विद दिस आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं आपको किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।